जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इस सीरीज़ के आखिरी पार्ट में पार्ट नंबर 3 में हाजिर हैं हम कामरान साहब के साथ। मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। मेरे मेहमान मिस्टर मोहम्मद ख्वाजा कामरान साहब जो कि बिज़नेस एनालिस्ट मैनेजर के वीज़े पे यहाँ पे मौजूद हैं, और ये इन्होंने हमें बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोगों को हेल्प कर सकेगी। ये हमारा आखिरी पार्ट है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि 8-9 मिनट की वीडियो है और इसमें सारी चीज़ों को एकदम समराइज़ करना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया, और हम कोशिश करेंगे आगे जब आप दोबारा आएँ तो आपसे हम दोबारा टाइम ले सकें। तो मुझे ये बताइएगा कि लोग अब मुझे जो क्वेश्चन करते हैं कि वो ये पूछते हैं, जी हमने अगर यूके आना है तो हमारे पास कितना फ़ंड्स होना चाहिए वर्क परमिट के लिए, और वर्क परमिट के लिए जो फंड्स हैं वो सारे हम अरेंज करें या कंपनी अरेंज करेगी? ज़रा ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट वो है जो उस कंपनी ने HMRC को देना है, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन सालाना 620 या 625 पाउंड है जो उस कंपनी ने पे करने हैं। बाकी सब पेमेंट्स आपने करनी है, यानी अल्टीमेटली आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है उसके पैसे आपने देने हैं। 1 साल की करें तो 1 साल के दे दें, 2 साल की करें तो 2 साल के दे दें, 5 साल की करें तो 5 साल की दे दें। दूसरी चीज़ है वीज़ा फीस, वो भी आपने देनी है। आइल्स भी आपने करना है, TB टेस्ट भी आपने कराना है। अच्छा, जब आप यहाँ आएंगे तो जो आपका कॉस्ट इशू होता है, जिसको हम DCOS कहते हैं, यानी डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसमें कंपनी ये चूँकि वो रिक्वेस्ट करती है HMRC को कि वो इशू किया जाए, उसमें कंपनी के पास ये ऑप्शन होती है कि वो आपको 1 महीने की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ऑफ़र कर दे। और वो जो कि तकरीबन 800 पाउंड के करीब होती है। वरना आपको मिनिमम उतने पैसे वहाँ शो करने पड़ते हैं कि मेरे पास ये फंड्स मौजूद हैं, और वो बैंक स्टेटमेंट वहाँ लग जाती है जब आप अपना पासपोर्ट जमा कराने जाते हैं। और उस स्टेटमेंट में लगातार 1 महीना यानी 30 डेज़ वो अमाउंट आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसमें। यानी ये 700-800 पाउंड मिनिमम मेंटेनेंस है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं दोस्त के साथ भी रहते हैं तो ट्रांसपोर्ट पे, खाने पीने पे जो आपके अखराजात होंगे वो आपके पास होने चाहिए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं मतलब अगर आप आके यहाँ रिहाइश की जगह लेते हैं तो यहाँ पे 1 मंथ सिक्योरिटी और 1 मंथ एडवांस रेंट चलता है। मिसाल के तौर पे मैंने 1250 में 3 बेड घर लिया तो मुझे 2500 पाउंड उन्हें देने पड़े, 1250 मैंने उन्हें दिया सिक्योरिटी का। और अगर मेरे पास ये ना होते तो अल्टीमेटली मैं ये घर किराए पे ना ले सकता। तो जिसका मतलब ये है कि और 1 महीने की ग्रॉसरी, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो 1 माह काम करने के बाद आएगी, जिसका मतलब ये है कि आपको कोई 3-4 हज़ार पाउंड जो है अपने पास रखना होगा, ताकि आप फौरी तौर पे आपको दिक्कत ना हो और आप ज़िंदगी की गाड़ी को चला सकें। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा राउंड अप करने की कोशिश करता हूँ। सम अप बताइएगा कि एग्जांपल, अगर एक बंदा 3 साल के वर्क वीज़े पे स्पॉन्सरशिप पे यहाँ पे आने चाह रहा है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? देखिए, 3 साल के वीज़े में 3 साल की तो उसने NHS देनी है, जो 1024 पाउंड पर ईयर है, पर ईयर। जिसका मतलब है कि 3075 के करीब तो हो गए उसके NHS जी के। और फिर उसकी वीज़ा फ़ीस भी तकरीबन इतनी ही है, जिसका मतलब है कि 6000 पाउंड उसको चाहिए, जो कि उसके मुल्क में ही लग जाएंगे, वो इंडिया हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, वेयर एवर। तो 6000 पाउंड ये लग गए। कुछ कंपनी यहाँ पे जो 3 साल के पैसे लगेंगे वो तकरीबन कंपनी के 1500 पाउंड होंगे। अब 1500 पाउंड कंपनी आपसे लेती है या खुद देती है, ये आपकी शराइत, नौकरी की शराइत पे उसूली तौर पे वो कंपनी के अकाउंट से जाने, आप उन्हें पे करते हैं या नहीं करते मुझे इसका नहीं पता। जिसका मतलब है कि 6000 पाउंड, और अगर ये 1500 पाउंड हो तो ये 7500 पाउंड हो गए। फिर आपकी जहाज़ की टिकट है जो कि मिनिमम 200, अगर वन वे है तो 200 पाउंड के करीब होगी। उसके अलावा 600 कुछ पाउंड आपको अपनी मेंटेनेंस के लिए कम से कम यहाँ चाहिए। तो आप ये बात जहन में रखें कि 10,000 पाउंड मिनिमम आपके पास होगा तो आप यहाँ पे आसानी से 1 महीना गुजार सकेंगे, और उसके बाद फिर आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि कामरान साहब ने बड़ी तफसील से इस चीज़ के बारे में हमें बताया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनसे रखेंगे कि सर इसके पीछे रीज़न क्या है कि ख़ास तौर पे जो मेरे मिडिल ईस्ट के दोस्त हैं और जो और मुल्कों से देख रहे हैं
चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो दोस्त देख रहे हैं, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि जब हम मिडिल ईस्ट जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली जो वीज़ा की कॉस्ट है और दूसरी कॉस्ट है वो कंपनीज पे करती हैं, लेकिन जब हम इसी चीज़ को यूरोप और यूके वाली साइड पे देखते हैं तो इसमें हमने ये ट्रेंड देखा है कि ज़्यादातर कॉस्ट जो है वो आपको खुद पे करनी पड़ती है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि पर कैपिटा इनकम यूरोप में ज़्यादा है। जब आमदन ज़्यादा है तो फिर उनके पास चॉइस ज़्यादा है। यानी डिमांड एंड सप्लाई का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एक जॉब के लिए अगर उन्होंने ओवरसीज़ को देनी है तो एक जॉब के लिए 4000 बंदे रेडी होंगे आने के लिए। तो डिमांड एंड सप्लाई के उसूल में ऐसा ही होता है। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि यहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी है या आपके जो राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आपको बाद में रिहाइश की कोई सहूलत नहीं देते हैं, जिसका मतलब ये है कि घोड़ा जब तक ठीक भाग रहा है तो मिडल ईस्ट वाले उसकी जवानी, उसकी तवानाई, उसकी जहानत, सलाहियत सब जो है उस वक्त तक उसको पे करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो घोड़ा थोड़ा सा लंगड़ाना शुरू होगा, तीसरे नंबर पे आएगा तो उसे गोली मार देंगे। बिकॉज वहाँ पे इंसान और घोड़े तकरीबन एक बराबर के हुकूक के हामिल होते हैं। यहाँ पे अगर आप 5 साल काम करते हैं तो आप बराबर के शहरी हैं। तो ये है कॉस्ट एंड बेनिफिट, यानी आप कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं और कितना बेनिफिट ले रहे हैं। आप जो है वो सुजुकी मारुति ले रहे हैं या आप मर्सिडीज़ बेंज ले रहे हैं, ये आपने तय करना है। जितनी आप इसका मतलब ये है कि आप जितना पे करेंगे उतना आप उसका फ़ायदा लेंगे। बस सादा सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं। जी दोस्तों, ये तो वो चीज़ें हैं जो आप बार बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो चलें आए अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस 3 सीरीज़ के ब्लॉग को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो बाकी हैं, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम मिस कर गए हैं, और नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी हम उसमें कोशिश करेंगे कि उनको समराइज़ करें। तो सर, हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज़ वीडियो का कि आप ये बताएं कि जो लोग थोड़ा सा घबराते हैं स्टेप लेने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, उन्हें कौन सी चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी स्टेप टू कम इन द यूके? अच्छा देखिए, दोबारा एक तो अगर आपकी खोपड़ी में वाइट कॉलर कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है तो सबसे पहले आपको वो निकालना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप उस कॉन्सेप्ट के साथ आएँ और आपको मैनेजेरियल जॉब मिल जाए। तो मैनेजेरियल जॉब जो है वो इल्ला ये कि आप अपनी फील्ड में बहुत बड़े नाबगे हों, बहुत बड़े जीनियस हों, तो मैनेजेरियल जॉब आपको ऑफ़र होती है। अदरवाइज़ आप जो है वो नॉन वाइट कॉलर जॉब का सोचेंगे तो आपका सर्वाइवल यहाँ पे होगा। तो पहले तो इसको अपने ज़हन से। दूसरा ये कि जो कॉन्सेप्ट हमारे बर्रे सगीर में है कि वो कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बह रहा ना। आपको यहाँ काम करना पड़ता है और काम करने के एवज़ ही आपको पैसे मिलते हैं। तो ये भी आप अपने जहन में क्लियर रखें कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में आपको पहले 4-5 साल, बल्कि पहले 1.5 साल कर लीजिए कि पहले 1.5 साल जो है वो, और आसान काम करने के लिए यहाँ बहुत लोग अवेलेबल हैं, फिर आप ना आएँ। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि जी आने वाली नस्लों के लिए आपका क्या पैगाम है। उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने कहना है कि तुसी रहने दो, ना ही जाओ। चलें जी, इस लाइटर नोट पे हम अपनी सीरीज़ को फिनिश करते हैं। और बहुत शुक्रिया ख्वाजा कामरान साहब का, जिन्होंने हमें इतना कीमती टाइम दिया और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि आप किन चीज़ों के बारे में अपने आप को प्रिपेयर करें और अपने आप को वर्जिश करें, रेडी करें यहाँ आने से पहले, और मेंटली भी प्रिपेयर हों और फाइनेंशियली भी प्रिपेयर हों। सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हम मिस कर गए हैं और हम उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, अल्लाह हाफ़िज़।